प्यारे विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा यानी 2025 की 8वीं बोर्ड एग्जाम के विषय सामाजिक विज्ञान का नमूना प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो इस नमूना प्रश्न पत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अवधि यानी पेपर है वो आपके 2.5 घंटे का होगा और उसका जो पूर्णांक है वो 80 अंक का होगा। इसमें सबसे पहले आपके जो प्रश्न आएंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 8 प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है हुरडा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य था, यानी जो हुरडा सम्मेलन बुलाया गया था राजपूताने के शासकों द्वारा, उसका उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन है हमारे पास राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए, अंग्रेजी प्रभाव को सीमित करने के लिए, राजपूत राजाओं की एकता कम करने के लिए, उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए, अविकल्प इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसमें हमें बताना है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है वो कौन थे। तो ऑप्शन है हमारे पास अ में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ब में वारेन हेस्टिंग्स, स में लॉर्ड डलहौजी, द में लॉर्ड कैनिंग। तो ब ऑप्शन इसका सही हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ ब ऑप्शन हम भर देंगे। प्रश्न संख्या 3, बिरसा मुंडा का संबंध है। ऑप्शन दिए हमारे पास उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। तो बिरसा मुंडा का संबंध था झारखंड, छोटा नागपुर, झारखंड। ऑप्शन द इसका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। तो विद्यार्थियों इसमें आपको बताना है कि न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है। तो ऑप्शन है विवादों को निपटाना, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन द उपयुक्त सभी हो जाएंगे। न्यायपालिका के ये तीनों ही कार्य होते हैं। ऑप्शन द इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। ऑप्शन है हमारे पास राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो लोकसभा में जो सत्ताधारी दल का मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ब इसमें सही हो जाएगा। छठा प्रश्न, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। ऑप्शन है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण उपयुक्त सभी हो जाएगा। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है, यानी हमें उस ऑप्शन को बताना है जो मानव द्वारा निर्मित नहीं है। अ में पुल, ब में सड़क, स में मशीन और द में प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस ऑप्शन द इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल किया है। ऑप्शन है भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द है। सहरिया जनजाति राजस्थान के 12 जिले में है। अब खंड ब में है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसमें आधे नंबर के 4 प्रश्न यानी 2 नंबर का ये प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, हमें इनका मिलान करना है। पहले में ऑप्शन है मस्केट, मस्केट का मिलान हो जाएगा पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सी से मिलान। दूसरा है मैचलॉक, मैचलॉक का मिलान हो जाएगा बंदूक जिसमें बारूद से चिंगारी दी जाती थी, दूसरे का मिलान डी से हो जाएगा। तीसरा है मुफ्ती, मुफ्ती होता है मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद, तीसरे का मिलान हो जाएगा अ से। और महाभियोग, इसका मिलान बी से हो जाएगा किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप। इस प्रकार हम इनका मिलान कर लेंगे। 10वां प्रश्न, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। इसमें भी आधे नंबर का होगा प्रत्येक ऑप्शन और 4 दिए तो कुल 2 अंक का ये प्रश्न होगा। पहले में है लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। तो ये ऑप्शन सही है, इसलिए हम इसमें लिख देंगे हाँ, यानी लोग किसी देश के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। दूसरा है लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को पसंद करते हैं। चरम जलवायु यानी या तो ज्यादा गर्मी या तो ज्यादा सर्दी या ज्यादा बारिश, तो ऐसी स्थिति में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। तो इसका जो विकल्प है वो ना आ जाएगा, यानी ये कथन सही नहीं है। तीसरा है खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हुए हैं, तो यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ खनिज निकाले जाते हैं वहाँ
जहाँ आबादी ज्यादा होती है। तो ये कथन सही हो जाएगा, क्योंकि रोजगार मिलेगा लोगों को ऐसे स्थानों पर और लोग वहां पर जाकर रहना पसंद करेंगे। चौथा है औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर नहीं प्रदान करते हैं। यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र होंगे वो लोगों को रोजगार देंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो प्रश्नोत्तर आपको इस वीडियो में बताए जा रहे हैं, इनका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर जाकर आप वेबसाइट में जाएंगे तो आपको ये सारे प्रश्न हल किए हुए मिल जाएंगे। तो वहां पर आप पढ़कर आप नोट भी कर सकते हो इन उत्तरों को। अब तो इन प्रश्नों को हम क्या करेंगे, टाइप करके हल कर लेंगे, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आपका समय भी ज्यादा खराब नहीं और कम समय में आप इन प्रश्नों के उत्तर समझ सकें। तो इस मॉडल पेपर का 11वां प्रश्न है, न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, न्यूनतम वेतन कानून यह निश्चित किया गया है कि किसी का भी वेतन एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए। इसमें क्या करती है सरकार, समय समय पर यह न्यूनतम वेतन है वो निर्धारित करती रहती है। यानी किसी व्यक्ति को 500 रुपये प्रतिदिन की सैलरी देनी है तो इससे कम किसी को नहीं रखा जाएगा। या कोई दक्ष यानी प्रशिक्षित है तो उसको 700 रुपये से, ये दक्ष और अदक्ष यानी प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित, इनको अलग अलग ये दर निर्धारित की जाती है सरकार द्वारा और उसके अनुसार सैलरी देनी होती है। प्रश्न संख्या 12, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई 2 कारण लिखिए। यानी जो योजना चलाती है सरकार बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और निर्धन लोगों के लिए, तो उसमें महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जो योजना चलाती है उनकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा समानता का अधिकार, महिलाओं को भेदभाव से मुक्त कर समान अवसर प्रदान करना। दूसरा हो जाएगा समाज की प्रगति, महिलाओं के सशक्तिकरण से आर्थिक और सामाजिक विकास में वृद्धि होती है और समाज की प्रगति होती है। 13वां प्रश्न है, सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था। तो इसका उत्तर है, सिपाहियों को बंदूक में कारतूस लगाने के लिए उसके ऊपर लगी एक पट्टी को दांत से काटना पड़ता था। ऐसी खबर थी कि उस पट्टी को बनाने में गाय एवं सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। ऐसी चीजों के उपयोग से हिंदू एवं मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी, अतः उन्हें कारतूस पर ऐतराज था। अब 14वां प्रश्न है, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है क्यों। यानी भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, ये हमें बताना है इसके उत्तर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है क्योंकि वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए इसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। मैनचेस्टर नामक शहर है, ये कपड़े के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार हमारे राजस्थान का भीलवाड़ा जिला भी प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 15, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव डालते थे क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमें कारण बताना है कि अंग्रेज लोग है वो भारतीय किसानों पर नील की खेती का दबाव क्यों बनाते थे। तो इसका उत्तर है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने का दबाव डालती थी क्योंकि नील का व्यापार उनके लिए अत्यधिक लाभदायक था। इसके निम्नलिखित कारण है, जिसमें पहला है यूरोप में नील की बढ़ती मांग। औद्योगिक क्रांति के दौरान यूरोप में कपड़ा उद्योग तेजी से बढ़ रहा था। कपड़ों को रंगने के लिए प्राकृतिक नील की अत्यधिक मांग थी। यूरोपीय बाजार में भारतीय नील की गुणवत्ता उच्च मानी जाती थी और इसे काफी ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। और दूसरा, भारत की उपजाऊ भूमि और अनुकूल जलवायु ने नील की खेती को सस्ता और सुविधाजनक बना दिया था। जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय किसानों पर दबाव डाला। यानी भारत की जो जलवायु और मिट्टी थी वो इसकी खेती के लिए सुविधाजनक व सस्ती रहती थी। तीसरा कारण यहाँ पर है, कंपनी का एकाधिकार और लाभ। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय नील के व्यापार पर एकाधिकार करना चाहती थी ताकि वे इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दामों पर बेच सके और अत्यधिक मुनाफा कमा सके। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से अंग्रेज भारतीय किसानों को नील की खेती करने के लिए दबाव डालते थे। प्रश्न संख्या 16, निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। जो कृषि के प्रकार होते हैं उनमें निर्वाह कृषि है, उसके प्रकारों का हमें वर्णन करना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, निर्वाह कृषि का तात्पर्य कृषक द्वारा अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई खेती से। निर्वाह कृषि को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी ऐसी खेती जिसे किसान खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। गहन निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि में एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार तथा अधिक श्रम के साथ कृषक खेती करते हैं तथा एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाते हैं। गहन
गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। दूसरा इसका प्रकार है आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। तो स्थानांतरी कृषि, इस कृषि में लोग वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड साफ करते हैं तथा राख को मृदा में मिलाकर उस पर खेती करते हैं तथा मृदा का उपजाऊपन खत्म होने पर किसान उस भूमि को छोड़कर अन्य भूखंड पर खेती करने लगते हैं। यानी इसमें क्या होता है, किसान मान लो ये एक जंगल है तो इस इतने से भाग को काट कर वहां पर खेती करेगा 2-3 साल, फिर इसका उपजाऊपन खत्म हो जाएगा तो वो इस जंगल के दूसरे किसी भी भाग पर जाकर वहां जंगल साफ करके वहां खेती करने लग जाएगा। ये जो किसान खेती के लिए जगह चेंज कर रहे हैं इसको स्थानांतरी कृषि कहा जाता है। राजस्थान में इसके लिए वालरा शब्द का प्रयोग भी होता है और डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में ये काफी प्रचलित है। ख में चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। यानी अलग अलग मौसम में अपने पशुओं को स्थान बदलते रहते हैं और जो उनका स्थान बदलने का मार्ग होता है वो निश्चित होता है। प्रश्न संख्या 17। उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार, उद्योग शब्द का तात्पर्य उन समस्त आर्थिक गतिविधियों से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। कच्चा माल आधारित उद्योगों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उद्योग हम किसको कहेंगे, जहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन हो रहा हो, खनिजों का निष्कर्षण हो रहा हो या कोई सेवा की व्यवस्था हो रही, तो ऐसी गतिविधियों को हम उद्योग कहेंगे। अब कच्चा माल आधारित उद्योगों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहला है कृषि आधारित उद्योग। ये उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु उत्पादित आधारित उत्पादों का प्रयोग करते हैं। यानी कृषि और उससे संबंधित जो भी उत्पादन हो रहा है वो कच्चे माल के रूप में अगर काम में लिया जा रहा है तो वो कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। दूसरा खनिज आधारित उद्योग। ये उद्योग कच्चे माल के रूप में खनिज अयस्कों का उपयोग करते हैं। तीसरा समुद्र आधारित उद्योग। ये उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। यानी समुद्री उत्पाद जो भी होंगे वो काम में लिए जाएंगे तो ऐसे उद्योग समुद्र आधारित उद्योग कहलाएंगे। चौथा है वन आधारित उद्योग। ये उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो इसमें जैसे गोंद हो गया, जड़ी बूटियां हो गई, उनका जब हम कच्चे माल के रूप में प्रयोग करेंगे तो वो वन आधारित उद्योग हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 18, जिसमें पहला है, कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए। उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं पर कोई 2 राय दें। इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, 1850 के दशक में सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं पर एक गरीब परिवार के बच्चे के रूप में मेरी राय निम्न प्रकार होगी। जिसमें पहली राय है, पहले की व्यवस्था में गरीब किसान परिवारों के बच्चे पाठशाला जा सकते थे क्योंकि कक्षा की समय सारणी में थोड़ी बहुत ढील थी। वहां पर उस समय ये व्यवस्था थी कि बच्चा निश्चित समय कुछ नहीं होता था उसके लिए स्कूल जाने के लिए, जैसे अभी समय होता है फिक्स समय आपको स्कूल जाना होता है, स्कूल जाने के बाद प्रार्थना समय, उसके बाद अलग अलग विषय के कालांश और छुट्टी का समय निश्चित है। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। 1850 के दशक में वहां पर बच्चे को जब भी समय मिलता है वो पाठशाला में चला जाता और वहाँ पढ़ना शुरू कर देता है। दूसरा है, पहले की व्यवस्था में गरीब बच्चों से कम फीस ली जाती थी तथा अधिक आय वालों से अधिक। नई व्यवस्था में सभी की फीस समान होने से गरीब बच्चों को स्कूल फीस चुकाने में दिक्कत होगी। उस समय की ये भी व्यवस्था थी कि जो बच्चे गरीब होते उनसे कम फीस लेते और जो बच्चे पैसे वाले होते, जिन बच्चों के अभिभावक, उनसे ज्यादा फीस वसूल की जाती। 18वें प्रश्न का दूसरा है, प्राथमिक शालाओं में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षाओं के अध्ययन में आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, क्यों? 2 कारण लिखिए। तो ये सरकारी जो आंकड़े बताते हैं उसमें ये स्थिति क्यों उत्पन्न होती है वो उसके हमें कारण बताने हैं। तो उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, प्राथमिक शालाओं में प्रवेश लेने के बाद बच्चों के विद्यालय छोड़ने के 2 कारण निम्नलिखित है। जिसमें पहला है आर्थिक समस्याएं। कई बच्चों के परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं जिससे वे बच्चों को स्कूल में भेजने के बजाय मजदूरी या घरेलू काम में लगाने को मजबूर हो जाते हैं। परिवार की अगर आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो वो बच्चों को स्कूल न भेजकर मजदूरी में या घरेलू काम में लगा देते हैं। दूसरा इसका कारण है
सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है, उन्हें घरेलू कामकाज या छोटी उम्र में विवाह के कारण स्कूल छोड़ना पड़ता है। तो ये 2 कारण हो गए जिनकी वजह से बच्चों को स्कूल छोड़ने पड़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, निम्न की तालिका पूर्ण कीजिए। इसमें हमें एक तालिका दे रखी है जिसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर देने हैं राज्य सरकार के स्तर पर और केंद्र सरकार के स्तर पर। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार हो जाएगा। पहला है, कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है? तो राज्य सरकार में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम शॉर्ट में बीजेपी कहते हैं। और जो केंद्र में जो सरकार है वो राजग गठबंधन के साथ सरकार बनाई है बीजेपी ने। दूसरा है, आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि। तो ये जो ऑप्शन है ये दोनों आपके अलग अलग स्थान के अलग अलग होंगे। विधानसभा क्षेत्र अलग होता होगा तो अलग हो जाएंगे, और लोकसभा क्षेत्र अलग होता उसमें अलग हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान से अपने स्तर पर बढ़ना है। मैं जैसे नागौर का रहने वाला हूँ, मेरे जो विधायक है वो हरेंद्र मिर्धा है और सांसद है वो हनुमान बेनीवाल है, यानी मेरा विधानसभा क्षेत्र भी नागौर है और लोकसभा क्षेत्र भी नागौर है। तो ये आपके लिए अलग अलग होंगे, तो ये ऑप्शन भी आपके अलग हो जाएंगे। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न, अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी अभी विधानसभा में यानी राज्य स्तर पर विपक्ष में है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो केंद्र सरकार में विपक्ष में है। चौथा प्रश्न है, अगले चुनाव कब होंगे? विधानसभा के अगले चुनाव 2028 में होंगे और लोकसभा के अगले चुनाव 2029 में होंगे। प्रश्न संख्या 20, जिसका पहला है, ऐसे 2 मौलिक अधिकार बताइए जिनका कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा एवं समता परक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग करें। जिसमें इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा। पहला है इसमें समानता का अधिकार। समानता के अधिकार से आशय है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान है, अर्थात सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये इससे व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा को बचा सकता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। तो ये 2 कारण हैं जिससे व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा व समता को बनाए रख सकता है। इसके अलावा आप शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसका भी इसमें उल्लेख कर सकते हो, यह भी सही होगा। 20 का दूसरा है, 20वें प्रश्न का दूसरा भाग है, ऐसे किन्हीं 2 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जिससे आशियाई समुदाय की पहचान प्रदर्शित हो। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा। आशियाई समुदाय की पहचान प्रदर्शित करने वाले 2 क्षेत्रों का वर्णन निम्नानुसार है, जिसमें पहला है शिक्षा का क्षेत्र। आशियाई समुदाय के बच्चों को समान शिक्षा के अवसर नहीं मिलते। इन समुदायों में स्कूल छोड़ने की दर अधिक होती है, खासकर लड़कियों की। दूसरा बिंदु है आर्थिक और रोजगार का क्षेत्र। आशियाई समुदाय की पहचान उनके खराब आर्थिक स्थिति में से जुड़ी होती है। उनके साथ भूमि, पूंजी और अन्य आर्थिक संसाधनों का अभाव होता है, जिससे वे निम्न आर्थिक स्तर पर बने रहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, अगर शिक्षा नहीं होगी तो आज के समय में आपको ढंग से रोजगार नहीं मिलेगा, और आपके पास अगर भूमि, पूंजी या अन्य कोई आर्थिक संसाधन नहीं तो आप ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। अब प्रश्न संख्या 21, राजस्थान के मानचित्र में दर्शाइए। बाड़मेर, भरतपुर, पाली और बांसवाड़ा। तो ये चारों जिले हमें इस राजस्थान के नक्शे में दर्शाने हैं। तो बाड़मेर यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पाली, ये हो जाएगा बांसवाड़ा और ये जिला हो जाएगा भरतपुर। अभी राजस्थान में जब हम वीडियो बना रहे हैं उस समय 41 जिले हैं, तो ये जिले घटाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। ये सरकारी प्रक्रिया, इसको हमें ध्यान में नहीं रखना है। हमें जो ऑप्शन मांगे जा रहे हैं उनको हमें हल करना है। प्रश्न संख्या 22, नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये बड़े प्रश्न होंगे जो 8-8 नंबर के प्रश्न होंगे। इनमें आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से 2 हल करने हैं और दोनों जो होंगे वो 4-4 अंक के प्रश्न होंगे। पहला इसमें है 1857 की क्रांति की सफलता एवं असफलता पर अपने विचार लिखिए। जिसमें तो इसका उत्तर हो जाएगा 1857 की क्रांति भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा प्रयास थी। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस क्रांति का भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन यह पूरी तरह
तरह से सफल नहीं हो सकी। इसके बावजूद इसकी सफलता और असफलता दोनों ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। आइए इस पर विचार करें। सबसे पहले हम देखेंगे 1857 की क्रांति की सफलता। इसको हम बिंदु के अनुसार समझेंगे, जिसमें पहला है राष्ट्रीय चेतना का उदय। यह पहला प्रयास था जब भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों, जमींदार, किसान, सैनिक और शासक ने मिलकर विदेशी शासन के खिलाफ आवाज उठाई। इससे राष्ट्रीय एकता और सामूहिक चेतना का बीजारोपण हुआ। तो ये जो क्रांति थी, इसने भारतीय जनता, किसानों, जमींदारों और सैनिकों आदि को, शासकों को विदेशी ताकतों के खिलाफ आवाज उठाने में मदद मिली। दूसरा है अंग्रेजों को चुनौती। अंग्रेजी शासन को इस क्रांति ने यह संदेश दिया कि भारतीय लोग अब उनके अत्याचारों को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। इससे ब्रिटिश प्रशासन के अंदर भी डर पैदा हो गया। अंग्रेज भी समझ गए कि अब भारत के लोग अत्याचारों को ज्यादा समय तक सहन नहीं करेंगे। तीसरा है स्वतंत्रता संग्राम की नींव। यह क्रांति भविष्य में होने वाले स्वतंत्रता आंदोलनों का आधार बनी। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में राजनीतिक और सामाजिक सुधार की मांग तेज हुई। तो ये जो क्रांति थी 1857 की, इसने भविष्य के लिए भी रास्ते खोल दिए थे कि भारतीय लोग भी मांग कर सकते हैं और आजादी प्राप्त कर सकते हैं। लोगों में ये उम्मीद बढ़ा दी थी। अब है 1857 की असफलता। पहला बिंदु है संगठन और नेतृत्व की कमी। संगठन और नेतृत्व नहीं था। ये अलग अलग क्षेत्रों में असंगठित तरीके से संचालित हुई। नाना साहब, झांसी की रानी, तात्या टोपे और अन्य नेताओं के प्रयास सराहनीय थे, लेकिन उनमें आपसी तालमेल की कमी थी। उस समय संचार के साधन भी कम थे और लोगों में, और जो इसके आंदोलनकारी थे या स्वतंत्रता सेनानी थे, उनमें आपसी तालमेल की कमी थी। दूसरा है सीमित भौगोलिक प्रभाव। यह क्रांति मुख्यतः उत्तर भारत, विशेषकर मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी और अवध तक ही सीमित रही। दक्षिण भारत, बंगाल और पंजाब में इसका प्रभाव सीमित था, यानी ये पूरे भारत में एक साथ नहीं फैल पाई। ये असफलता का कारण था। अब तीसरा बिंदु आधुनिक हथियारों और संसाधनों की कमी। भारतीय सेनाओं के पास ब्रिटिश सेना के मुकाबले आधुनिक हथियार और संगठनात्मक ढांचा नहीं था। इससे वे प्रभावी प्रतिरोध नहीं कर सके। भारतीय सेना यानी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके पास हथियार उस समय जो अंग्रेजों के पास थे उनके तुलना में पुराने हथियार थे। चौथा बिंदु है स्थानीय समर्थन का अभाव। कई भारतीय रियासतों और शासकों ने ब्रिटिश शासन का समर्थन किया, जैसे हैदराबाद के निजाम, पंजाब के सिख शासक। इससे क्रांति कमजोर हुई, यानी पूरे देश में क्रांति को समर्थन नहीं मिला था। पांचवा है स्पष्ट लक्ष्य की अनुपस्थिति। क्रांति के लिए कोई स्पष्ट और समन्वित उद्देश्य निर्धारित नहीं किया गया था। अलग अलग समूह के अपने अपने लक्ष्य थे, जिससे क्रांति कमजोर हुई, यानी इनका एकजुट सबका एक उद्देश्य नहीं था। निष्कर्ष के रूप में हम लिखेंगे 1857 की क्रांति पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभिक और महत्वपूर्ण अध्याय थी। इसने भारतीय जनता में स्वतंत्रता की लौ जलाई और ब्रिटिश शासन को यह चेतावनी दी कि भारत में लंबे समय तक शासन करना अब आसान नहीं होगा। अब दूसरा है भारत की आजादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान पर विस्तार से लिखिए। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, उसको ठीक कर दिया है। वो उत्तर हो जाएगा इसका, भारत की आजादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है, जिसमें पहला बिंदु है रोलेट सत्याग्रह। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रोलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। रोलेट एक्ट था, वो पुलिस को ज्यादा अधिकार दे रहा था और लोगों को ज्यादा प्रतिबंधित कर रहा था, अभिव्यक्ति के लिए उनको प्रतिबंधित कर रहा था। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। फलस्वरूप अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए तथा हड़तालें की गई। सरकार ने इसके विरोध में दमन चक्र चलाया और इसी के तहत 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ। दूसरा है इसमें खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। 1920 में अंग्रेजों द्वारा तुर्की के सुल्तान के अपमान से भारतीय मुसलमान अंग्रेजी सरकार
सरकार के खिलाफ थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड से भारतीय नेता व्यथित थे। गांधी जी ने मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हुए असहयोग आंदोलन चलाया। 1921-22 के दौरान ये आंदोलन व्यापक हो गया। विद्यार्थी, वकील, शिक्षक आदि इसमें शामिल हुए और ब्रिटिश शासन व विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। लेकिन 1922 में चोरी चोरन की हिंसक घटना के बाद इस आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया, क्योंकि वे हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। तीसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च। असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद गांधी जी ने गांवों में व्यापक सामाजिक कार्य किया। इससे कांग्रेस का जनाधार व्यापक हो गया। 1930 में गांधी जी ने पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किया और 240 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर दांडी में नमक कानून को तोड़ा। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इसके परिणाम स्वरूप 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया। तो ये असहयोग आंदोलन भी, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी गांधी जी ने भाग लिया। चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू करते हुए भारतीय जनता को करो या मरो का आह्वान किया। अंग्रेजी दमन चक्र के चलते हुए ही ये आंदोलन फैलता गया। यह एक व्यापक जन आंदोलन में परिणत हो गया। अंततः इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब तीसरा प्रश्न है इसका, रॉलेट सत्याग्रह पर विस्तार से लिखिए। यहाँ पर हमें रॉलेट सत्याग्रह के बारे में बताना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका, 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। गांधी जी ने लोगों से इस कानून का अहिंसक विरोध करने तथा हड़तालें करने का आह्वान किया। फलस्वरूप अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए तथा हड़तालें की गई। सरकार ने इसके विरोध में दमन चक्र चलाया और इसी के तहत 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ, जो अमृतसर नामक स्थान पर घटित हुआ था। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। जैव मंडल परितंत्र व जैव मंडल पर हमें टिप्पणी लिखनी है। ये प्रश्न भी आपके 8 नंबर का होगा, जिसमें ये 4 नंबर का और 4 नंबर का इस प्रकार अंक विभाजन होगा। तो उत्तर इस प्रकार हो जाएगा इसका। पहला है जैव मंडल, पृथ्वी का वह मंडल जिसमें पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं जैव मंडल कहा जाता है। इसमें जल मंडल, स्थल मंडल व वायुमंडल तीनों सम्मिलित होते हैं। जैव मंडल पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अगला है परितंत्र से आशय उस तंत्र से है जिसमें सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर एवं एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों के इस आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच के संबंध को ही पारितंत्र कहते हैं। अथवा में भी इसमें एक प्रश्न है 23वें में, भूस्खलन क्या है, यह क्यों होता है, भूस्खलन रोकने के उपाय बताइए। तो इसमें प्रश्न के 3 भाग कर दिए हैं, जिसमें पहला है भूस्खलन। इसकी हमें परिभाषा बतानी है। सामान्य रूप से सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहत संचलन को भूस्खलन कहते हैं। और इसका कारण, भूस्खलन का कारण है यह भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी तथा लंबे समय तक भारी वर्षा होने के कारण होता है। अब इसको रोकने के उपाय, भूस्खलन रोकने के उपाय, जिसमें पहला है भूस्खलन वाले स्थानों पर आवास निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर भूस्खलन की संभावना बनी रहती है वहाँ पर हमें आवास निर्माण नहीं करने चाहिए, मकान आदि नहीं बनाने चाहिए। दूसरा है भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। यानी है ऐसी संभावना है कि यह पहाड़ यहाँ से खिसक सकता है, तो यहाँ पर एक प्रतिधारी दीवार बनाई जा सकती है जिससे इसको खिसकने से रोका जा सके। तीसरा है भूस्खलन वाले क्षेत्रों में वनस्पति आवरण में वृद्धि करना। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए ताकि वो जड़ों के अंदर जाकर उस पहाड़ की मिट्टी को खिसकने से रोक सके।
चौथा है सतही अपवाह तथा झरना प्रभावों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किया जाना चाहिए। तो ये उपाय हो गए भूस्खलन को रोकने के। अब प्रश्न संख्या 24, संविधान से आप क्या समझते हैं? संविधान की आवश्यकता के कारण स्पष्ट करें। पहले तो हमें बताना है संविधान क्या होता है और बाद में उसका आवश्यकता के कारण भी बताने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है, यहाँ पर आ जाएगा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल ये तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साजिश समझ विकसित करते हैं जिसकी हमें पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। यानी संविधान नियमों का एक समूह होता है, कानूनों का एक समूह होता है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। अब है संविधान की आवश्यकता के मुख्य कारण निम्नानुसार, जिसमें पहला है आदर्शों को सूत्रबद्ध करने के लिए। संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यह नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। दूसरा कारण है संविधान द्वारा ही यह तय किया जाता है कि उस देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी। तीसरा है सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए। लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। चौथा है बहुमत की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाने के लिए। लोकतांत्रिक समाजों में भी बहुमत की निरंकुशता का खतरा बना रहता है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। पांचवा है व्यापक हित में सिद्धांतों की रक्षा के लिए। लोकतांत्रिक समाजों में कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इस प्रकार संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। अथवा में एक प्रश्न है इसकी, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का अर्थ एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता पर अपने विचार लिखिए। जिसमें पहला है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य को धर्म से अलग रखना, जहां सरकार किसी धर्म विशेष को न तो बढ़ावा देती है और न ही उसके खिलाफ कोई भेदभाव करती है। ये अवधारणा समाज में धार्मिक सहिष्णुता, समानता और स्वतंत्रता को बनाए रखने का आधार है। वर्तमान में धर्मनिरपेक्षता की प्रासंगिकता, पहला है इसमें धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखना। भारत में विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों का सह अस्तित्व है। धर्मनिरपेक्षता यह सुनिश्चित करती है कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाए और किसी भी धर्म के अनुयायियों को भेदभाव का सामना न करना पड़े। दूसरा बिंदु है समान नागरिक अधिकार। धर्मनिरपेक्षता सभी नागरिकों को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव से मुक्त समान अधिकार प्रदान करती है। यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को बनाए रखती है। तीसरा है वैश्वीकरण के दौर में सामाजिक समरसता। वैश्वीकरण जिसको हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के युग में धर्मनिरपेक्षता न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सहिष्णुता और योगदान को प्रोत्साहित करती है। चौथा है इसमें विविधता का सम्मान। भारत जैसे देश में जहां हर क्षेत्र, भाषा और संस्कृति के साथ धार्मिक विविधता भी है, धर्मनिरपेक्षता इस विविधता को एकता में बदलने का एक स्थान है। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा भारतीय लोकतंत्र की नींव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह केवल एक संवैधानिक प्रावधान नहीं है बल्कि समाज में शांति, समरसता और प्रगति को बढ़ावा देने का माध्यम है। अब 25वां प्रश्न है, दिए गए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी हमें 3 प्रश्न दिए गए, उनमें से 2 प्रश्नों को ही हल करना है। पहला है राजस्थान के महत्वपूर्ण भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, राजस्थान में प्रमुख भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल निम्नलिखित है। पहला है जैसलमेर में मनमोहक रेतीले टीले, जिनको स्थानीय भाषा में धोरे भी कहा जाता है। दूसरा है उदयपुर में जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर, स्वरूप सागर आदि झीलें एवं शिल्पग्राम। तीसरा है सिरोही का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल माउंट आबू एवं नक्की झील। चौथा अजमेर की पुष्कर झील। पांचवा बिंदु है राजसमंद स्थित राजसमंद झील। छठा चित्तौड़गढ़ में चूलिया एवं मैनाल जलप्रपात। सातवां सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। आठवां अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान।
9वां भरतपुर का केवला देव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार। 10वां जैसलमेर व बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान। 11वां कोटा में चंबल नदी के किनारे घड़ियालों एवं मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभयारण्य प्रमुख है। तो ये सारे भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल हो गए राजस्थान के। अब दूसरा है सड़क सुरक्षा नियमों का विस्तार से उल्लेख करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा सड़क सुरक्षा के नियम निम्नानुसार है, जिसमें पहला है वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन के साथ आरसी, बीमा कागजात व प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र पास में होने चाहिए। यानी अगर गाड़ी चला रहे तो हमारे पास गाड़ी के सारे कागजात होने चाहिए। दूसरा है सड़क पर निर्धारित गति सीमा का पालन करना चाहिए, यानी सड़क पर जो सीमा निर्धारित कर रखी है उसी के अंतर्गत हमें गाड़ी की स्पीड रखनी चाहिए। तो ये अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग रोड पर अलग अलग गति निर्धारित की जाती है। तीसरा है दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहने व कार चलाते समय सीट बेल्ट पहनना। चौथा है सड़क पर लगे संकेतों और चिन्हों का ध्यान रखना। अगर सड़क पर चलते हैं तो वहाँ पर साइडों में कई प्रकार के चिन्ह होते हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए। पांचवा है वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह वाहन चालक का ध्यान हटा देता है और दुर्घटना की संभावनाएं बन जाती है। छठा, नशे की हालत में ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, यानी मादक पदार्थों का प्रयोग करके भी वाहन नहीं चलाना चाहिए। तीसरा है सामुदायिक स्वच्छता में विद्यार्थी क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा सामुदायिक स्वच्छता को बनाए रखने और सुधारने में विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ आ जाएगा होती है। उनकी सक्रिय भागीदारी समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। विद्यार्थियों द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिकाएं निम्नानुसार हो सकती है, जिसमें पहली है स्वच्छता का अभ्यास अपने घर, स्कूल और आसपास के वातावरण में करते हुए कचरा हमेशा डस्टबिन में डालें और इसे गीले और सूखे कचरे में अलग अलग करें। दूसरा बिंदु है सामुदायिक स्वच्छता के महत्व को समझाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर स्वच्छता के लिए लोगों को प्रेरित करें। तीसरा सार्वजनिक स्थलों जैसे पार्क, सड़कों और मंदिरों की सफाई में मदद करें। चौथा प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाएं, यानी प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा सकता है विद्यार्थियों के द्वारा। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की जो बोर्ड परीक्षा है उसका नमूना प्रश्न पत्र हल किया है। अगर इस प्रश्न पत्र के हल आपको नोट करने हैं तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर इनको आप ध्यान से आराम से नोट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला नमूना प्रश्न पत्र हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।